नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शेरवुड कॉलेज की 156वीं स्थापना दिवस पर छात्रों को समाज और राष्ट्र के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो समाज के लिए जीते हैं, और उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को ईश्वर का वरदान बताते हुए इसे असमानता और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार कहा। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों पर करियर को लेकर दबाव न डालने की अपील की है। उधर गांव का कायाकल्प होने से विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकता है। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सुदूरवर्ती गांवों के चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने का जिम्मा सौंपा गया है। योजना के तहत अधिकारियों ने गोद लिए गांवों के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है, और कई अधिकारियों ने गांवों में रात्रि प्रवास के ग्रामीणों के जनजीवन और उनकी समस्याओं को करीब से समझा है। देखिए, ये हमारे आईएएस, आईपीएस, चूंकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है, उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है, उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहां से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी। उधर 50 साल पहले इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसकी याद में बीजेपी हर वर्ष इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाती है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी जिला बीजेपी कार्यालय में काला दिवस मनाया गया, और इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आज से 50 वर्ष पहले इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने तो घोषित आपातकाल लगाया था, और मोदी जी के राज में तो आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में खुशहाली है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। भारत 2047 में विकसित भारत की पूरी कल्पना रखी है। आज देश में चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, आज पूरा देश विकसित भारत की ओर जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही है कि अब पूरा देश जान गया है कि कांग्रेस ने पूरे देश के साथ क्या क्या किया। आजकल के 50 साल देखिए, भारत के लोकतंत्र में इंदिरा गांधी जी ने सबसे बड़ा जो खराब काम किया था, वो देश पे आपातकाल घोषित किया, और 25 जून की रात को देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। पूरे प्रेस को दबा दिया गया था, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और उससे ये स्पष्ट हो गया कि इंदिरा जी ने पूरे देश पे तानाशाही की, और तानाशाही इसलिए की थी कि वो चुनाव में हार गई थी। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में आज हम लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोगों को ये बता रही है, बुद्धिजीवियों को, कि भाई लोकतंत्र की हत्या आज से 50 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी द्वारा की गई।
आपातकाल के विरोध में बीजेपी ने काला दिवस मनाया और बीजेपी ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। रमेश पोखरियाल निशंक का तमाम दिग्गज नेताओं ने बीजेपी कार्यालय में स्वागत किया और इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 50 साल पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पर रख दिया था। देश की बात करने वालों को इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। कांग्रेस को आपने देखा धीरे धीरे खत्म तो हुई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कितने टुकड़ों में बढ़ती, क्योंकि जो भी देशभक्ति की बात करता था उसको उठा करके कांग्रेस हमेशा हटाती थी। जो भी आप देख लीजिए कांग्रेस ABCDEF कितने कांग्रेस बने, और इसलिए ये कांग्रेस की मानसिकता है। मैंने अभी बताया कि अभी कुछ दिन पहले हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मना रहे थे। जब उनको याद करते हैं हम, तो नेहरू जी से बगावत करके उन्होंने वो भारत के पहले ऐसे मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, इस्तीफा दिया। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान WII में आयोजित भारतीय संरक्षण सम्मेलन आइकॉन 2025 का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में देश भर से छात्र, वैज्ञानिक, वन अधिकारी और संरक्षण विशेषज्ञ शामिल हुए। मंत्री ने आइकॉन उपकरण अनुदान के 8 विजेताओं को सम्मानित किया। संस्थान की नई वेबसाइट लॉन्च की और 438 संरक्षित क्षेत्रों में MEE रिपोर्ट जारी की गई। साथ ही उन्होंने हर्बेरियल गैलरी को लेकर इंडोर जिम का भी उद्घाटन किया। में 50 साल पूरे हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा भी करी थी और आज भारत में उसके कार्यालय के साथ देश के 97 कंट्रीज जिनमें बिग कैट्स पाए जाते हैं, उनमें इस कोलिशन को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के हिसाब से ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो हमारे यंग साइंटिस्ट काम करते हैं, पॉलिसी मेकर काम करते हैं, एकेडमिशियन काम करते हैं, रिसर्चर्स काम करते हैं, उनको हम यहां पर बुला करके अलग अलग क्षेत्र में काम करने जो उनके काम आते हैं इकट्ठा आकर के अपनी नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे बढ़े। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत ने कहा कि उन्हें कई बार दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से कांग्रेस छोड़कर उनके दल में शामिल होने के लिए प्रलोभन और ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने इन सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। रंजना रावत ने कहा कि उनकी निष्ठा हमेशा से कांग्रेस पार्टी के प्रति रही है और भविष्य में भी वह इसी निष्ठा को बनाए रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा और पार्टी के कार्यों में पूरी तरह से विश्वास रखती हैं और इसी कारण कभी भी पार्टी छोड़ने का विचार नहीं किया। लोग दल बदल की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग आज तक अपनी पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े रहे और अपनी पार्टी के साथ एक स्टैंड लिया। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि मेरे को मेयर का टिकट मिला, मैंने हमेशा क्षेत्र में जाकर ये कहा, मैं एज अ मेयर कैंडिडेट आपके पास नहीं आई हूँ, मैं एज अ आपके पास एक कार्यकर्ता के रूप में आपके पास मैं अभी आई हूँ और हमेशा से एज अ कार्यकर्ता के रूप में अपने लोगों के बीच में मैं रहूंगी, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, और एज अ सोशल वर्कर मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगी। मैं यही कहती हूँ और हमेशा अपनी पार्टी के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने जहां चुनाव पर लगी रोक हटाई, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को
3 दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से जो उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। मुद्दों पर 3 हफ्ते में जो है जवाब देने को कहा है और नया कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया है। और ऐसे में जो है याचिकाकर्ताओं को लेकर भी जो है इसमें जवाब देने के लिए कहा है और हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से रोक हटाई। नया कार्यक्रम लागू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और आदेश दिया गया है कि नया कार्यक्रम जारी किया जाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, जो कि पहले इस पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है शेड्यूल नोटिफिकेशन और कह सकते हैं कि जो आरक्षण था वो नहीं, रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन नहीं मिलने को लेकर जो है इस पर रोक लगाई थी और ऐसे में एक बार फिर से अब रोक हटा दी गई है। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ताजा मामला हरीश रावत के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में शिरकत कराने का इशारा किया था। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती नजर आ रही है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है। केंद्र की राजनीति में गांधी परिवार का कब्जा है तो उत्तराखंड में अपने आप को प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नेता मानने वाले हरीश रावत ने पहले अपनी बेटी को विधायक का चुनाव लड़वाया, बड़े बेटे को संसद का चुनाव लड़वाया और अब जो है छोटे बेटे को आगामी चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं। एक तरफ से हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस का प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह बना दिया है और वह अपने नजदीकियों और परिवारजनों को स्थापित करने की जुगत में जुटे हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की विरोधी रही है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसके रूप में आप देश के रूप में देखेंगे तो गांधी परिवार के का वर्चस्व है। उनकी माँ, बेटा, बेटी सभी उच्च पदों पर हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में अगर देखेंगे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता कांग्रेस का प्रदेश में मानते हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो अपने परिवार को पूरी तरह से शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में अभी भी उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में कई ऐसे गांवों के समूह क्षेत्र हैं जहां पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा से ग्रामीण वंचित हैं। गरुड़ तहसील की गोमती घाटी के अंतर्गत आने वाले लोहागढ़ी बजवाड़ और थापड़ बजवाड़, खिलाफ खेत जैसे गांव में बड़ी मुश्किल के बाद में बजवाड़ गांव की ग्राम पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस खोला गया है। लोहागढ़ी बजवाड़ गांव के लोग 2006 से पोस्ट ऑफिस की मांग के लिए संघर्षरत थे। लंबे समय के बाद में अब जाकर अस्थायी रूप से बजवाड़ गांव के पंचायत घर पोस्ट ऑफिस खोला गया है। हमारे इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी। हमने गोमती घाटी में यहाँ गधेरे का उफान ज्यादा आता था। यहाँ पर पुराना पोस्ट ऑफिस रतेसरे में है और गांव वालों ने, ग्राम सभा बजवाड़ा वालों ने बहुत मेहनत करके इसके बहुत पहले 2006 से इसकी रिपोर्ट की थी और आज जो है इसका उद्घाटन हो रखा है और यहाँ पर बहुत खुशी है। गांव वाले, पूरी ग्राम सभा बजवाड़ा वालों को बहुत खुशी है कि हमारे ग्राम सभा में आज पोस्ट ऑफिस खुल गया। निवासी ग्राम किलाब खेत का हूँ और इसका हमने डिमांड दी थी 2006 में और उस समय हमारा पोस्ट ऑफिस पहले पिंगलों में था, उसके बाद मैगड़ी में, फिर अभी यह बजवाड़ में आ गया। और इसीलिए जो भी यहाँ के सहयोगी जनता है, थापड़ बजवाड़, किलाब खेत या लोहागढ़ी वाले सम्मानित लोगों को अपना खाता, जिसका चाहे मैगड़ी हो, चाहे रत्तीसेरा हो, चाहे पिंगलू हो या चाहे डंगोली
हेडक्वार्टर डंगोली है, तो वो सारे अपने खाते कृपया यहाँ आइए, आदमी की सुविधा आ गई। सर मैं रमेश भंडारी इस गोमती घाटी का ग्राम पंचायत थोल बुजवाड़ की पंचायत घर से बोल रहा हूँ, और रमेश भंडारी सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने इस घाटी के लिए एक वो चीज क्या है, मैच को नहीं भाई जवाब बार जून आगे, वो काम हमने यहाँ पर किया है। हमें बहुत खुशी है। इस घाटी को हमारे पास कई टेलीफोन आए हैं, कई लोगों ने बधाई दी है। हमने एक संघर्ष किया था 2005-06 में, जब जनप्रतिनिधि थे हम, तो हमें लिखा था कि हमें जो आवश्यक जांच पत्र हमारे गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसमें गोमती नदी उफान भर जाती है, लिहाजा 10-20 दिन में पोस्टमैन यदि कहीं से नदी कम होगी तो डांग भिजवाते थे। ग्राम थोल बुजवाड़ ब्लॉक की लोहागढ़ी के जनप्रिय लोगों को अपने सुविधा के लिए बूंद बूंद से गगरी भरती है, सागर बन जाता है। लिहाजा अपने थोड़ी थोड़ी बचत पूंजी यहाँ पर करने का कष्ट करेंगे। उधर एम्स के निकट काली कमली बगीचे के बाहर लगने वाली ठेलियों को नगर निगम की चेतावनी के बाद में लोगों ने खुद हटा दिया है। ठेलियां हटने से संचालक नगर निगम से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काली कमली बगीचे के बाहर ठेलियां लगाने की मौखिक अनुमति नगर आयुक्त से मांगी है। ठेली संचालक यशवंत रावत ने बताया कि कई बार अतिक्रमण के नाम पर काली कमली बगीचे के बाहर लगने वाली ठेलियों को हटाया गया है। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमें आने वाले समय में हमारी उचित व्यवस्था की जाए, हमें पक्की स्वीकृति दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई बहाना न माने जाए कि सावन है, यात्रा है और हमें इसका वो सहना पड़े। इधर सीमा डेंटल बैराज की जो अव्यवस्था चल रही है, जो वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी मार हमें न पड़े। हम सुव्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, हमें उसी ढंग से काम करने दिया जाए। कोटद्वार नगर निगम के एक पार्षद द्वारा महिला सफाई कर्मी से की गई अभद्रता और गाली गलौज को लेकर जो है जिस तरीके से घटना सामने आई है, उसके खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने पार्षद पर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। मेरे साथ बहुत ज्यादा जाती हो रही है। सुबह सुबह बिपिन डोबरियाल जब मैं ड्यूटी पे आती हूँ अपने कार्यालय में, तो मेरे मोबाइल खोल के मेरे पीछे पीछे फिरने लग जाते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ना कि मेरे पीछे क्यों फिरा जा रहा है, कि क्यों, मैं तो काम चेक कर रहा हूँ, तो काम तो हमारे ड्यूटी करने के बाद भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे फिर के चेक होएगा। और मैं कुछ बोलती हूँ तो अंडरस्टैंड का प्रयोग करते हैं। पीछे पीछे अपने वार्ड में कैमरा लेकर घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि तू कर तेरा बाप करेगा। एक महिला लड़की को कहा है कि तू करेगी तेरा बाप करेगा और तू यहीं रेंग से मर जाएगी। इन शब्दों का उसके बाप की डेथ हो रखी है। इस तरीके से बयानबाजी करना, वो लड़की ने कल अपने घर में जाकर रोई। ये नहीं कि किसी भी कर्मचारी को वो उल्टी सीधी बातें बोले, समझ गए, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें। यदि इस तरह का कृत्य दोबारा किसी भी पार्षद, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी पार्षद द्वारा समाज के या पर्यावरण मित्रों के साथ किया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा अंजाम और बहुत गलत अंजाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, अभी उन लोगों का मेरे पास ज्ञापन आ रहा है और ज्ञापन को देखा जाएगा और देखने के बाद जो भी होगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। खटीमा में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 5 दिन का आम प्रसंस्करण प्रशिक्षण पूरा किया है। करीब 45 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया और आम का अचार, पन्ना, खट्टी मीठी चटनी और आमले, कटहल के साथ करेले का अचार बनाना सीखा। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। विभाग जल्द ही 7 दिन का नया प्रशिक्षण भी देगा। नगरपालिका अध्यक्ष जो है जोशी ने कहा कि वे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा महिलाओं के उन्नयन के लिए लगातार नई नई योजनाएं, परियोजनाएं करी जा रही हैं, चलाई जा रही हैं और इसी के
सापेक्ष एक यहाँ पे कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया, जिसमें हमारे ध्यान विभाग के समस्त अधिकारियों द्वारा यहाँ पे कुछ हमारी जो महिलाएं थी नगर की, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी की सोच है, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें हमारे जो बहनें हैं वो अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रही हैं। पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अद्भुत प्रशिक्षण जो आदिवासी खाया गया है, बहुत बढ़िया, महिलाओं के अंदर बहुत ही जोश के साथ भाग लिया गया है। और ये प्रशिक्षण देने का मकसद ये होता है कि स्वरोजगार से जोड़ना, जिसमें महिला किसी भी प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना है, उसका डिजिटल बैंड है, इसका कोल्ड रूम का है, शहरों में कोल्ड रूम की स्थापना की बहुत अति आवश्यक है और डिजिटल बैंड यहाँ से दिल्ली माल ले जाने के लिए अति आवश्यक है। सरकार की 50% सब्सिडी है और प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना में 35% की सब्सिडी है, इसमें अधिकतम 10 लाख की सब्सिडी है। तो इसमें इनका प्रचार प्रसार और महिलाओं को कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है उसके संबंध गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी ने जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने नशीले कैप्सूल और 3,500 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले 4 धाम यात्रा से वापस लौट रही इंदौर की 8 महिलाओं और को आरोपियों ने चलती ट्रेन में लूट लिया था और लूट की वारदात से पहले आरोपियों ने जो महिला का सामान ट्रेन में चढ़ाकर उनका विश्वास जीता और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बड़ा चैलेंजिंग क्राइम रहता है रेलवे पुलिस के लिए और एक बहुत सफलता जीआरपी देहरादून को मिली है, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश से आई हुई 8 महिलाओं को इस जहर खुरानी गिरोह ने अपना निशाना बनाया था। इन महिलाओं के मंगलसूत्र, कुछ कैश और मोबाइल फोन्स इनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के इन महिलाओं को पिला के ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया था। ये जो महिलाएं हैं इनके द्वारा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन में 0 FIR लिखवाई गई। जैसे ये लोग होश में आए और ये मुकदमा 0 में पंजीकृत होकर फिर हमें ट्रांसफर हुआ। काफी टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस और जो महिलाओं के द्वारा हुलिया बताया गया था, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, काफी गहन मेहनत के बाद हमारी टीम को सफलता मिली, जिसमें 2 लोग प्रताप सिंह और किशन सिंह। गदरपुर से बसंतपुर गांव में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला रोज की तरह सुबह किचन में चाय नाश्ता बनाने के लिए गई तो महिला के हाथ की उंगली में सांप ने डस लिया, लेकिन हॉस्पिटल जाते वक्त जो है महिला ने दम तोड़ दिया। भाभी जी जो अपनी रसोई में गई थी, कुछ खाना वाना बनाने गई थी, तो उसमें जो मसाले वगैरह के जो डब्बे वगैरह है तो उसको टटोल रही थी, तो इसी बीच उनकी उंगली में किसी ने मतलब काटा है। तो बड़े भाई जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ चूहे वहां पर घूम रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चूहे ने काटा होगा। फिर एक तांत्रिक यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसको क्रिटिकल समझा और उसको बाजपुर ले जाने की बात कही। तो बाजपुर ले जाते उनके पल्स और हार्ट बीट वहीं पर ही खत्म हो गए थे। उन्होंने वहां से रेफर कर दिया, उन्होंने कहा कहीं और दिखा दीजिए। प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ में 1121 लावारिस शवों के अस्थियों का विसर्जन किया गया। लावारिस आत्माओं को मोक्ष दिलाने का काम सामाजिक संस्था हिंदू सेवा मंडल जोधपुर की ओर से किया और इस पुण्य कार्य के लिए जोधपुर से 21 सदस्यीय दल हरिद्वार पहुंचा था। इन सेवा कार्यों के साथ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना एवं उनकी अस्थियों को मां गंगा की गोद में मोक्ष हेतु प्रवाहित करना, इसी के अंतर्गत हम 2-2.5 साल में एक बार आते हैं और जो अज्ञात शव हैं या जो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उनका हम अंतिम संस्कार करते हुए उनको हम मोक्ष के लिए मां गंगा की गोद में विसर्जन के लिए लेके आते हैं।
देहरादून में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है, साथ ही राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम में आने वाले यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि श्रद्धालु यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और बारिश से में यात्रा करने में सावधानी बरतें। सब जारी सब चीज 3 दिन के लिए देखेंगे तो ज्यादातर बारिश है और जो हैवी रेन से या वेरी हैवी है वो भी रखी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी की वजह से जो गाढ़ गदेर है उसमें भी थोड़ा जलस्तर बढ़ेगा और जो वनरेबल एरियाज है वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो लैंडस्लाइड की और इसकी संभावना वो बनती है। तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें। ऐसी जगह जहाँ वनरेबल है या गाढ़ गदेरे हैं तो उसके आसपास न रहें और रोड्स वगैरह बंद है कहीं तो जैसे प्रशासन इंफॉर्मेशन देता है उसके अनुसार अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है तो ये मैं कहना चाहूंगा कि तो अच्छी बारिश है अभी 3 से 4 दिन जो है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।